हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 4 फरवरी से और ये एग्ज़ाम कंटिन्यू चलेगा 25 फरवरी तक। तो जो बच्चे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ऑलमोस्ट होंगे ही, तो ये सेट लगा के देखिए आपका कितना स्कोर हो रहा है। यहाँ पे हम लोग 20-22 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन के ऊपर और देखना कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। इसके अलावा वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो सुबह 8 से 10 ज्वाइन कर सकते हैं और जो सेट लगाना है जिनको, यानी बिहार दरोगा या बिहार एसएससी का, वो 2 से 4 ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मैथ करना चाहते हैं या रीजनिंग करना चाहते हैं तो 4 से 6 के बीच में मेरे पास आ सकते हैं और ये सारी क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसमें मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा और डिटेल में हम बात करेंगे मैथ के ऊपर और चैप्टर वाइज रीजनिंग के ऊपर, है ना। तो जो भी क्लासेज अगर आपको ज्वाइन करना होगा दिए गए नंबर पर संपर्क करना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ये, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, परेशान नहीं होना है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो अगर आप पॉलिटी पढ़े होगे तो इजीली इसका आंसर दे दोगे ना। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इजी पूछ लेगा। तो संविधान भारत का पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, ना कि लागू हुआ था। अब यहाँ से संविधान से और क्या क्या, तो संविधान तो बहुत बड़ा है जी, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो बनता है पहले कि संविधान को बनने में कितने समय लगे थे, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था संविधान को बनने में। ठीक है, संविधान को बनने में कौन सी समिति ने अपनी भूमिका निभाई थी? प्रारूप समिति था सर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। अम्बेडकर साहब अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, संविधान सभा यानी संविधान लागू कब किया गया था? तो संविधान लागू किया गया था हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, जबकि कुछ संविधान के अनुच्छेद यानी 16 अनुच्छेद यहाँ पर लागू कर दिए गए थे। ठीक है, तो संविधान से रिलेटेड ये सारी बातें पूछी जाएगी। इसके अलावा संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, ये सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछते हैं, है ना। तो वो सारी बातें हम करेंगे क्लास में। क्लास ज्वाइन करना है तो कर लेना, ठीक है। और एनसीईआरटी के बुक से हमारी क्लास में पढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अगेन इजी क्वेश्चन। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी और रामकृष्ण मिशन, ये सारे क्वेश्चन इजी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, बिल्कुल। अब 2-4 बातें जान लेनी है राजा राम मोहन राय से। क्या क्या जानना है? पहली बात ये कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर में हुआ था, यानी ये बंगाली थे, बंगाली, है ना। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ढेर सारे लैंग्वेज को जानते थे, फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू सब ये जानते थे, अरबी भी ये जानते थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी और ये राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया जाएगा, ये बात भी याद रखना है। और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था कि जाइए और मेरे पेंशन की बात कीजिए, मेरा पेंशन बढ़ाने की। बेचारे गए भी, आए नहीं। इनकी मृत्यु लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में हो जाती है, ये वहीं पे इनका देहांत हो जाता है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, ये पूछा जाएगा, 1828 में। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत कब किया था? 1829 में। और सती प्रथा का अंत करते समय किनकी सहायता लिए थे? तो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। कानून संख्या पूछ लेता है तो कानून संख्या 17। तो इससे ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ढेर सारी बातें हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज के बारे में। तो क्लासेज अगर ज्वाइन करना हो तो आके ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेज फ्री चलती है, सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बस आप अपना टाइम दो, ठीक है। पूरा का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कवर किया जाएगा और साइंस भी, मैथ और रीजनिंग भी, वो भी फ्री में। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? यानी उस संस्था का नाम बताइए
जो संविधान के बारे में बताता है अंतिम रूप से। इनका जिम्मेदारी होता है कि संविधान पे उंगली उठेगा तो हम उसको संभाल लेंगे। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तो कुछ कुछ बातें चलते हैं, कर लेते हैं। पहले सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं। पूछेगा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितना, तो 33+1 यानी 34। एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में संविधान के किस भाग में बात किया गया है, तो सर 5, संविधान के भाग 5। अच्छा, संविधान के भाग 5 तो अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 124 से लेके 147। ये सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। 5 प्रकार के रीट होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना, मेंडामस, ये सारी बातें आपको पता होगा, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी की जोड़ी जीवाणु के कारण होता है। ये कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसके कारण, जो जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी है क्लेमाइडिया और क्षय रोग। और ये जो जीवाणु है क्लेमाइडिया, ये खास करके हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी सी याद रखिएगा, ये साइंस है। तो जीवाणु, विषाणु, जैसे विषाणु से होने वाले बीमारी, तो एड्स हो गया, हमारा अभी आया था क्या कहते हैं, वायरस जो आया था हमारा कोरोना वायरस, वो भी विषाणु के कारण होता है। तो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ और कवक से होने वाले रोग पूछे जाएंगे। इसके अलावा वो किस अंग को प्रभावित करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक अधिकार के तहत शिक्षा का अधिकार को संविधान में कब शामिल किया गया था। फिर से पॉलिटी में आ गया और मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है। तो मौलिक अधिकार में शिक्षा के बारे में तो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। तो पहले ये तो बात कर लेना कि मौलिक अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार हमारा जोड़ा गया, मौलिक अधिकार लिया कहां से गया है, कौन से देश से, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के देश से लिया गया है। और शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन सर 2002 में हुआ था। और इसमें यह बात कहा गया था ना कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष की आयु के बच्चे को ना निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये जिम्मेदारी सरकार की होगी, है। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी पर्वत। तो ज्योग्राफी आज ही हम पूरा का पूरा ज्योग्राफी खत्म कर दिए थे, पता है, एक दिन में पूरा ज्योग्राफी खत्म। तो महेंद्रगिरी पर्वत हमारा पूर्वी घाट का हिस्सा है। अच्छा, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी किस राज्य में होगा, तो पहले आपको ये सोचना है कि पूर्वी घाट है कहाँ, ऐसी मार्क निकल जाए आंसर कुछ हो। तो पूर्वी घाट कहाँ है, तो ये हमारा है मैप, ठीक है। तो इस मैप में अगर पूर्वी घाट के बारे में देखा जाए तो ये क्षेत्र हमारा पूर्वी घाट का है, समझ में आया। और यहाँ पे एक राज्य है जिसे कहते हैं हम लोग उड़ीसा, और उड़ीसा में, उड़ीसा ही महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में स्थित है, महेंद्रगिरी पर्वत। उड़ीसा में बहती है महानदी, है ना, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। और महानदी पर एक पुल बनाया गया जिसे कहते हैं बांध, और ये बांध का नाम है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लेना कि हीराकुंड बांध की लंबाई कितना है, तो मजाक मजाक में ये भी बता ही देना कि दुनिया की सबसे लंबी बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर स्थित है, लंबाई 25.8 किलोमीटर, है ना। तो महेंद्रगिरी पर्वत तो हमारा हो गया। आगे चलते हैं, अगले बात क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो भाषा के आधार पर गठित होने के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। एक व्यक्ति थे, इसी राज्य में से कोई एक राज्य के व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामुलु। ये बेचारे भाषा के आधार पर गठित करने के लिए 19 दिनों के अनशन पे रहते हैं, और 19 दिन भूखे रहने के कारण श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। और इसी के कारण सरकार मजबूर होकर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित करने के लिए मजबूर किया जाता है। और उस समय एक आदमी की मृत्यु के कारण पूरे राज्य को भाषा के आधार पर तोड़ दिया गया। और अभी हमारे किसान भाई किसान आंदोलन पे थे, और बिहार का बच्चा बीपीएससी एग्जाम को कैंसिल कराने को लेकर है, एक छात्र का देहांत हो गया, फिर भी सरकार आंख मूंदे बैठी है कि हम एग्जाम को कैंसिल नहीं करेंगे। तो अंग्रेज ही बेहतर थे, कम से कम वो सोचते तो थे थोड़ा
यहाँ तो लूट मचा हुआ है। आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता, ये हिस्ट्री का, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी इरविन समझौता, एक तरफ हमारे गांधी जी हैं, एक तरफ ने ये अकेले एक सेना के बराबर थे, और एक है इरविन साहब। इरविन साहब वायसराय हैं भारत के। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं 1931 में, तो बोला जाता है, जब ये लंदन पहुंचते हैं और हॉल में जाते तो कहा जाता है इनको अर्धनग्न फकीर गांधी जी को कहा गया था। विंस्टन चर्चिल जो होते हैं वो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोलते हैं कि आधा नंगा फकीर आदमी लंदन में आकर आया है वायसराय से मिलने के लिए, नहीं मिलने दिया जाता है इनको। ठीक है, करिए ऐसा। इरविन बाद में गांधी जी के पास आता है कि आइए ना बैठ के समझौता करते हैं। गांधी जी तैयार हो गए समझौता, और इन्हीं से पहले पता है आपको 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही नमक कानून को तोड़ा गया है ना। तो जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो इरविन बोला कि ठीक है, आपको नमक बनाने का अधिकार हम आपको दे दिए। नमक सबसे जरूरी चीज थी उस समय, ठीक है। और ये गांधी इरविन समझौता के से संबंधित है कौन, तो ये हमारा होगा ऑप्शन में भारत छोड़ो, अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफ और बारदोली। तो अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा। भारत छोड़ो तो 1942 में हुआ है ना, कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन है। असहयोग खिलाफत देखोगे तो 1920 में हुआ था, है ना। और बारदोली सत्याग्रह से तो गांधी जी का लेने देना नहीं है। बारदोली सत्याग्रह में कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, जिन्हें गुरुदेव की नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ये तो बात सही है, लेकिन सबसे पहले गांधी जी ने ही पटेल साहब को सरदार कहकर बुलाया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी सारे देख लिए। उस समय वायसराय हमारे इरविन थे और गांधी जी मिलने के लिए गए थे। और गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको पता होगा, गोलमेज सम्मेलन होता है पहला 30 में होता है, 1930 में होता है, फिर 31 में और फिर 32 में। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। और कांग्रेस सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र व्यक्ति जाते हैं गांधी जी। ये सारी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई? रोजगार मिशन की शुरुआत, यानी रोजगार मिशन के तहत। तो मनरेगा और नरेगा के बारे में सुने हैं। पहले हमारे देश में नरेगा था, नरेगा, बाद में ये मनरेगा बन गया। नरेगा 2005 में था और नरेगा 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, यानी 2 अक्टूबर 2009 को। और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जहां रोजगार मिशन शुरू किया गया कि लोगों को हम क्या करेंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना किया जाएगा 1 फरवरी 1995 को। 1 फरवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की जाएगी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जरा आप लोग हमको बताना कहाँ है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हाँ यही था ना, नरेगा, और इसी को बदल के कर दिया गया मनरेगा। तो नरेगा आया था हमारा फरवरी 2005 में, और बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। और मनरेगा देश का सबसे बड़ी योजना है, जिसमें ये एक गारंटी योजना है। गारंटी कार्यक्रम मतलब क्या, कि हर हाल में आपको ग्रामीण इलाके में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और रोजगार ऐसा होगा जो आपके एरिया से 5 किलोमीटर अंदर के एरिया में ही रहेगा। अगर ज़्यादा रहेगा तो हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे या आपको साधन देंगे लाने ले जाने का। ये सबसे बड़ी योजना है भारत सरकार की। आगे चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो पता है, योजना आयोग के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने योजना आयोग को खत्म कर दिया और बोला कि हम लाएंगे नीति आयोग और देश की स्थिति को सुधारेंगे। लूट रहे हैं देश को टैक्स के मामले में, सब देशवासियों को पता चल रहा है। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आई थी हमारी कब? तो
मार्च में नहीं आएगी, अप्रैल में आएगी, अप्रैल में ही आएगी, 1 अप्रैल 1951 को आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है ना। तो 1 अप्रैल 1951 में आती है मनरेगा, सॉरी पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर चलेगी 56 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया था। ये सारी बातें पूछा जाता है। अच्छा, पंचवर्षीय योजना में एक आता है अवकाश योजना जी। तो अवकाश योजना के बारे में ना कभी कभी पूछ लेता है, तो ये डेटा याद रखिएगा। अच्छा, ये भी पूछता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल का था। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 1974 में आया था और 1978 में खत्म कर दिया गया पहले ही। ठीक है, तो और इसी समय गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में। तो ये सारी बातें पूछता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? इजी सा क्वेश्चन है, आंसर लगा लिए होंगे। आंसर होगा घूमर, है ना। घूमर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसमें पुरुष लोग ढोल बजाते हैं, तो आंसर होगा घूमर। अच्छा, बिहार का राष्ट्रीय लोक नृत्य क्या है? जट जटिन है ना। पार्लियामेंट सुधार 1909 के समय भारत के सचिव कौन थे? तो एक तो भारत के सचिव पूछेगा और एक पूछेगा भारत के वायसराय कौन थे। तो सचिव थे मार्ले साहब भारत के, और अगर वायसराय पूछे ना तो लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना विनोद, कितना इजी है, तो आराम से लगाइएगा। और अगर नहीं पढ़े हैं ना तो अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है। आप क्राउन या लुसेंट उठाइए और रटना शुरू कर दीजिए। मैं आपके लिए डेली लेकर आऊँगा क्वेश्चन इस प्रकार से, और देखना कि आप कितना सही कर पा रहे हो। और अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको पढ़ा दूंगा। अब इतना जल्दी तो नहीं ना कि फरवरी में एग्जाम है तो पूरा का पूरा खत्म कर दें। हाँ, कोशिश करेंगे कि एक बार मेन पॉइंट खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे, कितनी शास्त्रीय भाषा है? पता है, ये जब क्वेश्चन तैयार किया गया था उस समय शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 ही थी। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा 2024 में और जोड़ दिया गया 5, और टोटल मिला के शास्त्रीय भाषा की संख्या हो गई 11। अच्छा, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा का बात करें तो तमिल को सबसे पहले जोड़ा गया था 2004 में। तमिल था, तेलुगु था, मलयालम था, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, और एक हमारा होगा उड़िया, यानी उड़ीसा का उड़िया। ये हमारे हो गए 5। और एक और थे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उड़िया, और एक थे कन्नड़। ये 6 प्राचीन थे, यानी 2024 से पहले। उड़िया को जोड़ा गया है 2014 में, लेकिन अब 5 और शामिल किया गया। 5 अगर और देखें कि कौन कौन शामिल किया गया, तो 5 में पहला शामिल किया गया जो हमारा है पाली। दूसरा देखिए तो आ जाएगा प्राकृत। तीसरा देखेंगे तो आएगा बंगाली। चौथा देखेंगे तो आएगा असमिया। और 5वां ये आप हमें बताना कौन। ठीक है, 4 हम बता दिए, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। एक भाषा कौन जोड़ा गया है 2024 में, ये 5 जोड़ा गया, ये सिर्फ आप हमें एक कमेंट में बता देना। ये क्वेश्चन आप हमें देना, 6 इधर और 5 इधर। वर्तमान में भाषा की संख्या, शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी? 24। तो आज हमारा सफर यहीं तक था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस करनी है GK GS रीजनिंग और मैथ की, वो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।